टू एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। सबसे पहले समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि लंग्स जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड मैनेजर है। ठीक है, तो लंग्स का काम क्या है? टू वर्क विद इन मिनट्स रिमूव द एसिड बाय ब्रीदिंग। तो जब भी एसिड इस पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका कार्बोनिक एसिड इसमें बिल्डअप होता है, लंग्स का काम ये होता है कि इसको फटाफट मिनटों में ब्रीदिंग करके रिमूव करना। ठीक है, ये लंग्स का काम है। किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट मैनेजर है। किडनी का काम है घंटों से दिनों में काम करना। किडनी थोड़ा स्लो वर्क है, घंटों से दिनों में काम करना, वर्क ओवर आवर्स और डेज टू सेव और थ्रो अवे बाइकार्बोनेट एंड एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और अगर आपको याद हो तो जो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल था उसमें जो बीटा इंटरकलेटेड सेल्स थे ये बेस को रिमूव करते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से निकलता है क्लोराइड एक्सचेंजर के थ्रू। ठीक है ना, तो इट बेसिकली हेल्प्स इन एल्कलोसिस। तो आपका वो बीटा इंटीग्रेटेड सेल्स थे वो एल्कलोसिस में हेल्प कर रहे थे। और हाइड्रोजन आयंस कौन निकाल रहा था? वो अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स थे। अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स थे जो हाइड्रोजन निकाल रहे थे, तो वो बेसिकली ए से याद रख सकते हैं कि वो एसिडोसिस में हेल्प करते हैं। जस्ट मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस हैंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हैंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन क्या है? अगर आप ये देखो तो फॉरगेट द नंबर्स, नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रेशोज पे याद रखो। ठीक है, तो पीएच किस चीज पे डिपेंड करती है? अगर हम इस पीएच की बात करते हैं तो ये पीएच किस चीज पे डिपेंड करती है? ये पीएच डिपेंड करती है बेस डिवाइडेड बाय एसिड पे। राइट, अगर मैं सिर्फ इस पीएच की बात करूं तो दिस पीएच डिपेंड्स ऑन, अगर मैं इस पीएच की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये पीएच डिपेंड करती है किस चीज पे? बेस पे डिपेंड करती है और डिवाइडेड बाय एसिड पे। नंबर्स को आप अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, थिंक के पीएच इज इक्वल टू बेस अपॉन एसिड। तो जितना ज्यादा ये बेस होगा, जितना ज्यादा ये बेस होगा उतनी ज्यादा पीएच होगी, और जितना ज्यादा एसिड होगा उतनी कम पीएच होगी। सो दिस इज द हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज में अगर हम देखें, और नॉर्मल पीएच इज 7.35 टू 7.45। एनीथिंग लेस देन 7.35 वी से कि बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है। एनीथिंग मोर देन 7.5 वी से बॉडी में एल्कलोसिस हो रहा है। नाउ PCO2, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, हमेशा याद रखो। ठीक है, जो ये आपकी हाइड्रोजन जो ये सॉरी PCO2 है ना, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए 40। याद रखो, हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रखो, इसको 40 होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर 40 इसका नॉर्मल वैल्यू है, तो जब भी ये 44 से सच ज्यादा हो गया तो हम किस में जा रहे हैं? एसिडोसिस में जा रहे हैं। अगर ये 36 से कम हो गया तो हम किस में जा रहे हैं? अल्कलोसिस में जा रहे हैं। सोचो ना कि अगर ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मैंने बोला इसको 40 होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली जो तुम्हारी फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर पड़ा हुआ है, अगर ये ज्यादा होगा तो पीएच कम होगी। राइट, तो ये ज्यादा कब होता है? ये ज्यादा होता है एसिडोसिस में। पीएच कम हो गई, एसिडोसिस हो गया। और ये कम होता है अल्कलोसिस में। ठीक है, 36 से कम हो गया, अल्कलोसिस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट का नॉर्मल नंबर क्या है? इसका नॉर्मल नंबर है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसको आप 24 याद रखें। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रोजन कार्बोनेट ज्यादा है तो आपके पास अल्कलोसिस से पीएच ज्यादा है। हाइड्रोजन कार्बोनेट कम है, आपके पास एसिडोसिस से पीएच कम है। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये नंबर आपको हर जगह मिलेंगे। ये 7.4 का पीएच जो आपका बीच का पीएच है, ये हर जगह मिलेगा। 40 आपने याद रखना है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल 40 है, और 24 आपका नॉर्मल हाइड्रोजन कार्बोनेट है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो अब हमने एसिडीमिया देखी है। टू मच एसिड इज एसिडीमिया, टू मच अल्कलाइसिस अल्कलाइन या बेस इज अल्कलीमिया। ठीक है, एसिडीमिया मीन्स के ब्लड एसिडिक हो रहा है, एसिडोसिस हो रही है। ठीक है, सेम फॉर एल्कलीमिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है। प्राइमरी प्रॉब्लम के लिए हम इस पे चलते हैं। ठीक है, आपने आर्टीरियल पीएच चेक किया, देखा कि प्राइमरी प्रॉब्लम पीएच कम है 7.35 से, या पीएच ज्यादा है 7.45 से। ये आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्राइमरी प्रॉब्लम देख के आपने बता दिया कि जी एसिडोसिस का मसला है या अल्कलोसिस का मसला है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिड द कार्बन डाइऑक्साइड चेंज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हुआ है या बाइकार्बोनेट चेंज हुआ है। ठीक है, दोनों साइड पे हम देखेंगे कि क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हुआ है या हमारा बाइकार्बोनेट चेंज हुआ है। डिपेंडिंग ऑन कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट चेंज हुआ है आपको पता है लंग्स का मसला है, रेस्पिरेटरी है। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट चेंज हुआ है आपको पता है किसका मसला है? किडनीज का मसला है, मेटाबॉलिक मसला है। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी, यहाँ पे भी मेटाबॉलिक है। ठीक है ना, अच्छा जी।
अब कार्बन डाइऑक्साइड causes respiratory disorders, हाइड्रोजन कार्बोनेट causes metabolic disorders। जहाँ पे भी हाइड्रोजन कार्बोनेट का मसला है हम मेटाबॉलिक में आ गए, जहाँ पे भी रेस्पिरेटरी का मसला है हम रेस्पिरेटरी में आ गए, ठीक है। अच्छा चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी पीएच कम हुई, आपको पता है एसिडोसिस है, आपका बाइकार्बोनेट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो 44 से ज्यादा था, आप एसिडो रेस्पिरेटरी वाली साइड पे चले गए, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंक्रीज होगा, किसी भी पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ जाएगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि पेशेंट जितना उसको सांस लेना चाहिए वो उतना सांस नहीं ले पा रहा, हाइपो वेंटिलेशन हो रही है, किसी किस्म की हाइपो वेंटिलेशन हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइपो वेंटिलेशन हो रही है और यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, एक चीज तो यहीं से क्लियर हो गई रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस की, यहाँ हाइपो वेंटिलेशन हो रही है। समझो कि जितने भी दरवाजे थे ना, घर के दरवाजे और विंडोज, वो आपने यहाँ पे बंद कर दिए, वेंटिलेशन नहीं हो पा रही, अंदर अंदर अक्यूमुलेशन हो रही है जी, स्मोक की अक्यूमुलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अक्यूमुलेशन हो रही है। सोचो कि खून अंदर से एसिडिक होता जा रहा है भाई। अब कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कि खून अंदर से एसिडिक हो रहा है, रेस्पिरेशन क्यों कम हो रही है, ठीक है। अब आपकी रेस्पिरेशन जितनी भी रीजन में कम होती है ना, वो सारे आपको यहाँ पे रीजन मिल जाएंगे। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को देख लो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है एग्जाम्पल जैसे अस्थमा का अटैक हो गया है, कोई सीओपीडी का डिजीज हो गया है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया है, सीओपीडी की एग्जैसरबेशन है, अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है, कोई एक्यूट लंग डिजीज है जैसे कि सीवियर न्यूमोनिया हो गया है, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है। ओपियोइड में क्या होता है भाई, ओपियोइड में आपकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है ना, ओपियोइड्स की दवाइयों से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, सेडेटिव से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, ठीक है। कुछ रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होती है जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, डेथ का रीजन ही माइस्थेनिया ग्रेविस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। गिलियन बार सिंड्रोम, असेंडिंग पैरालिसिस होता है गिलियन बार सिंड्रोम में, राइट। एएलएस, ठीक है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, राइट। गिलियन बार सिंड्रोम होता है क्या, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है ना कि यहाँ पे गिलियन बार सिंड्रोम, वीकनेस ऑफ मसल, रेस्पिरेटरी मसल कहाँ कहाँ होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस में भी होती है, गिलियन बार में भी होती है, एएलएस में भी होती है। तो बेसिकली गिलियन बार में क्या होता है कि सिग्नल्स जो है ना, कोई आपको इन्फेक्शन होती है, आमतौर पे कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना देते हैं, और वो जो है ना अनफॉर्चुनेटली दोज एंटीबॉडीज आल्सो अटैक पेरिफेरल नर्व माइलिन, तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, मोस्ट कॉमन कैम्पाइलोबैक्टर जेजनी इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि जीबीएस श्वान सेल्स को अटैक करते हैं, ठीक है, जीबीएस श्वान सेल्स को अटैक करते हैं, श्वान सेल्स आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, सीएनएस में नहीं होती, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है अराउंड नर्व रूट्स, स्पाइनल रूट्स, पेरिफेरल नर्व्स, तो ठीक है। व्हाई डज वीकनेस स्टार्ट इन द फीट, क्योंकि लॉन्गेस्ट नर्व सबसे पहले अफेक्ट होती है, तो पैरों से आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर जाती है। मैंने 2 मिनट इसको लेकर इसलिए समझाया क्योंकि ये भी बड़ा कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है। ब्रेन डिप्रेशन, ओपियोइड्स, मॉर्फिन, हेरोइन, सेडेटिव्स, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, बॉडी में जितनी ब्रीदिंग करनी है वो उतनी कर नहीं पा रहा। तो किडनीज क्या सोचते हैं, किडनी कहते हैं ओ नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, लेट्स कीप मोर बाइकार्बोनेट, तो किडनीज बाइकार्बोनेट को इकट्ठा करके रखते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका एक्चुअली इसके रिस्पॉन्स में बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके रिस्पॉन्स में किडनीज कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई है, तो चलो मैं जल्दी से हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपने पास संभाल लेता हूँ। तो किडनीज टेक घंटे से दिनों तक वो इसको संभाल के रखते हैं ताकि रेस्पिरेटरी, क्योंकि उनको पता है कि रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन स्लो है, ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो रेस्पिरेटरी तो क्या ही कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। अच्छा तो अब आप ये याद रखो कि अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बहुत छोटा सा लिटिल बाइकार्बोनेट इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि किडनीज उसको संभाल के रखती हैं। लेकिन जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसमें बाइकार्बोनेट इंक्रीज मच लार्जर होता है, क्योंकि आई थिंक फाइनली वो किडनीज गिव अप कर देती हैं, ठीक है ना। नाउ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है, नाउ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि रेस्पिरेटरी यहाँ पे भी अभी रेस्पिरेटरी का है तो साथ में ये भी कर लेते हैं, तो आपको आपको दिमाग में ना एक दफा घुस जाए इसका रीजन, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं तो जो आता है वो भी नहीं आता, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में आओ, तो पीएच ज्यादा, ऑब्वियसली एल्कलोसिस है तो पीएच ज्यादा है, ठीक है। और पीएच ज्यादा क्यों है भाई, हमने यहाँ ऊपर देखा था ना, ये पीएच जो है ये ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये कम हो रहा है, तो ये देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 36 कम हो रहा है, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन, भाई पीएच बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्यों, क्योंकि टू मच ब्रीदिंग, बहुत ज्यादा सांस ले रहे हैं। अब हम करके सांस कब लेते हैं, या तो हम मतलब हम हमेशा ऑक्सीजन को बाहर निकालने की कोशिश, ऑक्सीजन को हाइपर वेंटिलेट करें, वी आर ट्राइंग टू blow away the excess carbon dioxide, we are trying to blow away the excess acid that is in our body, and
जब हम इसको एक्स्ट्रा ब्लो अवे करते रहेंगे तो फाइनली रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में चले जाएंगे। ये कब कब होता है? हाई एल्टीट्यूड्स पे होता है। हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है कि ऑक्सीजन इज लो तो ब्रेन सेल्स के ब्रीथ फास्टर। इफ यू ब्रीथ फास्टर द कार्बन डाइऑक्साइड फॉल्स एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हैपेंस। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे आपका ये होता है, पेशेंट जो है ना हाइपरवेंटिलेट करता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी यही होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है, हार्ट रेट आपके पास ज्यादा आती है। हार्ट रेट ज्यादा आती है, ऑक्सीजन जो है सैचुरेशन कम आती है, पेशेंट जो है वो एल्कलोसिस में जा रहा होता है। तो दिस इज योर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा है। अर्ली सैलिसाइलेट पॉइजनिंग में भी यही होता है। सैलिसाइलेट्स की अर्ली पॉइजनिंग में भी पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली पेशेंट जो है वो सब कॉन्शियसली क्या कर रहा है, उस एसिड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। Very famous. Whenever you have aspirant toxicity, early aspirant toxicity, you get respiratory alkalosis. Later, this becomes metabolic acidosis. ये बात उनके एक पॉइंट के बाद तो वो कितना एसिड निकालने की कोशिश कर लेगा, तो फाइनली वो एसिडोसिस हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि अर्ली एस्पायरिन टॉक्सिसिटी, अर्ली सैलिसिलिक, क्योंकि एस्पायरिन में क्या है, सैलिसिलिक एसिड है ना, तो वो एसिड को पहले वो निकालने की कोशिश करता है, जब वो गिव अप करता है तो एसिडोसिस में चला जाता है पेशेंट। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम तो दे ही गाइन का पेपर नहीं। प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर। प्रोजेस्टेरोन जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और माइल्ड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस देता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को और थोड़ा सा माइल्ड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में याद रखना, एक तो हमने ये हाइपोक्सीमिया देख लिया, हाई एल्टीट्यूड पे ये होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है जी, थोड़ा सा माइल्ड एल्कोलिसिस देता है। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या याद, किडनी जो है वो कॉम्पनसेशन क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में किडनी कॉम्पनसेशन करते हैं। किडनी कोशिश करता है कि मैं बाइकार्बोनेट को बाहर फेंकूं, मैं अपने बेसिक जो हमारे बीटा कौन से सेल्स थे, अभी बताया था ना मैंने, बी से क्या था, बी से हमारे बीटा इंटीग्रेटेड सेल्स थे। वो हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाहर निकाल सकते थे, वो हेल्प करते हैं बेसिस में, उसमें बेसिक स्टेट्स में, राइट। तो किडनीज थ्रो अवे बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाहर फेंकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली किडनीज का, मैंने कहा ना, किडनीज 2 घंटों से दिनों तक काम करते हैं, रेस्पिरेशन जो है ना, लंग जो है ना, वो फटाफट काम करता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें। जी, अब हम वापस से अपनी हैंडरिसन हेसलबर्ग इक्वेशन पे जाते हैं। पीएच बढ़ेगा कब? इस पीएच ने अगर ज्यादा होना है तो इसने भी ज्यादा होना है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ज्यादा होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट मोर देन 28 है तो आपको एल्कलोसिस मिलेगा, पीएच बढ़ रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट लेस देन 20 है, मतलब कम है, तो आपको यहाँ पे एसिडोसिस मिल रहा है। सेम चीज यहाँ पे है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बढ़ेगा पीएच भी बढ़ेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट ऊपर वाला है ना, न्यूमरेटर है, कम होगा पीएच भी कम होगा। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लंग्स नॉर्मल है, लंग्स बेचारे कुछ नहीं कह रहे, ठीक है, लंग्स नॉर्मल है। प्रॉब्लम इज बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस पहले देखते हैं, प्रॉब्लम हमारा है बाइकार्बोनेट। ठीक है, दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स यू लॉस्ट बाइकार्बोनेट और यू गेन्ड एसिड, या तो आपने एसिड गेन कर लिया या आपने बाइकार्बोनेट लूज कर दिया। एग्जाम्पल क्या है, डायरिया हो सकती है, डायरिया की वजह से आप ये कर सकते हैं, और यू बेसिकली इन डायरिया यू लूज बाइकार्बोनेट। In diabetic ketoacidosis, you lose bicarbonate. In lactic acidosis, you gain lactic acid. Right? In lactic acidosis, you gain lactic acid. मैंने कहा था ना कि सैलिसाइलेट की पॉइजनिंग में शुरू शुरू में तो कॉम्पनसेशन होती है, तो थोड़ा सा अल्कलोसिस होता है, लेकिन बाद में एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिडोसिस में भी यू गेन लैक्टिक एसिड। इन क्या कहते हैं, रीनल फेलियर, यू कैन नॉट रिमूव एसिड्स, यू कैन नॉट रिमूव एसिड्स, सो यू आर गोइंग टू कंटेन देम अगेन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस चला जाएगा। कॉम्पनसेशन क्या है, अब लंग्स हेल्प करेंगे, लंग्स हेल्प करेंगे बाय हाइपर वेंटिलेटिंग। लंग्स यहाँ पे चले जाएंगे, लंग्स ढेर ढेर सारा सांस लेंगे ताकि वो एसिड को निकाल पाए। ठीक है, पेशेंट ब्रीथ डीप फास्ट, दिस इज कॉल्ड कस्मॉल ब्रीदिंग। कस्मॉल ब्रीदिंग आपको किसमें मिलती है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। ठीक है, ये जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है ना, इसमें आपको मिलती है कस्मॉल ब्रीदिंग। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, स्मॉल ब्रीदिंग। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है, the small breathing is classically seen in diabetic ketoacidosis। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, you remove the carbon dioxide, raise the pH and the lung works immediately।
ये है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक ये हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस देख लिया, अभी हम ये आना गैप देख लो, छोड़ दो अभी नहीं देखना। अब हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करें, पहले सिंपल काम करेंगे फिर कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करें, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भाई देयर इज टू मच बाइकार्बोनेट, ठीक है। या तो बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा है या तो हाइड्रोजन आयॉन्स हमने बहुत ज्यादा छोड़ दिए। कॉजेज क्या है? वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में यू लूज हाइपोक्लोरिक एसिड। कभी उल्टी किया तो फील किया कि ऐसा लगता है एसिड मुंह से निकाल रहे हैं, राइट? तो वॉमिटिंग में यू लूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। प्रिंसेस डायना बेचारी को ये सिंड्रोम था कि उसका ना रिंग जनरोसा था, वो जो भी खाती थी उसकी उल्टी कर देती थी, ठीक है। अब पता नहीं वो कबीला की वजह से था या नहीं था, बट प्रिंसेस डियाना भी बेचारी रेड एग्जियन में था बेचारे को। ये तो बहुत प्यारी। एनीवेज, कॉजेस क्या है? वॉमिटिंग, यू लूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लूज द एसिड बिकम अल्कलाइन, लूज द एसिड बिकम अल्कलाइन। एसिड छोड़ दोगे तो अल्कलाइन हो जाओगे ना। लूप डायरेटिक्स की वजह से ये होता है। लूप्स, लूप्स की बात की थी ना, लूप्स में मैंने कहा था लूप्स लूज कैल्शियम, ठीक है। लूप्स लूज कैल्शियम, मुझे पैरासेलुलर ग्रेडियंट बना रहे थे। जब आप वो पैरासेलुलर ग्रेडियंट बनाओगे नहीं, लूप से उसको ब्लॉक कर दोगे, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम भी अंदर नहीं जाएगा, राइट? लूप्स डायरेटिक, लूज हाइड्रोजन, लूज पोटेशियम, पोटेशियम भी लूज करोगे, मैग्नीशियम भी लूज करोगे, राइट? लूज पोटेशियम और एल्कलोसिस में चले जाओगे। वॉमिटिंग में आप एसिड बाहर निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आप एल्कलोसिस में जा रहे हो। एंट एसिड यूज में भी है। एंट एसिड्स क्या करते हैं? टू मच बाइकार्बोनेट, ठीक है। एंट एसिड, एंटी एसिड, बाइकार्बोनेट अंदर ठूस रहे हैं। विटामिन जो हम खाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाते हैं, वो ट्राइटिसिल की टैबलेट्स खाते हैं। मुझे एक जमाने में एसिडिटी का बड़ा मसला था तो मैं ये खाती थी। I don't know if it was stress or anxiety or nausea, but it's gone now. So I reckon you go home and spend time with your parents is going to be better. Okay. Then you have hyperaldosteronism. Hyperaldosteronism में aldosterone pushes the hydrogen into the urine. ठीक है? Hyperaldosteronism. Aldosterone ज्यादा है तो वो करता क्या है? aldosterone हाइड्रोजन को यूरिन में फेंकता है। क्योंकि वो हाइड्रोजन को यूरिन में फेंकता है तो ब्लड जो है वो अल्कलाइन होता है। अगर आपको याद हो कि एल्डोस्टेरॉन जो था वो कहाँ से आ रहा था? एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन आपके एड्रीनल ग्लैंड से आ रही थी। और एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो था ना पूरा आपका रैस, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था कि वो एल्डोस्टेरॉन भी बढ़ा रहा था, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन करा रहा था एड्रीनल ग्लैंड से। और एल्डोस्टेरॉन अल्फा इंटरक्यूलेटेड सेल्स पे काम कर रहा था, हाइड्रोजन की सिक्रीशन करा रहा था। कैसे करा रहा था जी? हाइड्रोजन एटीपीएस एक्टिविटी बढ़ा के करा रहा था, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन प्राइमरी रेगुलेट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, सोडियम के कंटेंट को भी रेगुलेट करता है। कैसे? वो रिलीज होता है हाइपोवोलेमिक स्टेट्स में। जब भी पेशेंट के पास बॉडी में ब्लड या फ्लूइड कम है तो वो रिस्पॉन्ड करता है बाय एक्टिवेटिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। पहले रेनिन रिलीज होगा किडनी से, वो जाके एंजियोटेंसिन 1 रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाके एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लंग्स एंजियोटेंसिन 2 में बनाते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 जाके फिर एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। और एल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्ड टू क्या था ये? हाँ, रिस्पॉन्ड टू एल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्ड करता है टू हाइपरकैलेमिया बाय पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बेसिकली क्या कर रहा है? एल्कलोसिस को प्रमोट कर रहा है। ठीक हो गया ना? अच्छा जी। और हम यहाँ पे रुक जाते हैं। चल यहाँ पे रुकना है कि नहीं रुकना? कॉम्पनसेशन, हाँ कॉम्पनसेशन क्या होगी इस सारे में? मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में हाइपोवेंटिलेशन। मैं हाइपोवेंटिलेट करूंगी। मैं हाइपोवेंटिलेट क्यों करूंगी? देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा एल्कलोसिस हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा एल्कलोसिस का मतलब है मेरे पास एसिड है ही नहीं, ऑपोजिट ऑफ एसिड हो रहा है। तो मैं हाइपोवेंटिलेट करूंगी, राइट? लंग्स ब्रीथ स्लोअर, हाइपोवेंटिलेशन होती है ताकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करूं, एसिड थोड़ा सा अंदर रखूं ताकि पीएच नॉर्मल को फॉल करूं, ठीक है। ये आपकी बिग पिक्चर हो गई। बिग पिक्चर ये है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो किडनी कॉम्पनसेट करेगी, किडनी स्लो हो जाएंगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो लंग्स कॉम्पनसेट करेंगे, लंग्स फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है ना, तो अब हम चलेंगे एनायन गैप पे, ठीक है। एनायन गैप क्या होता है? Actually, students hate this concept of anion gap, but let's try to make it easy. It's actually very easy. Imagine the plasma contains positive and negative charges, sorry, not changes, charges. हमने प्लाज्मा की बात की थी ना जब हमने फ्लूइड्स पढ़े थे। तो आप इमेजिन करें कि प्लाज्मा में नेगेटिव चार्जेस भी हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है। हमने प्लाज्मा की बात की थी कि नहीं की थी? ठीक है। हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, ये वो फ्लूइड था जो सेल्स के बीच में होता है, बिल्कुल बीच में। और प्लाज्मा भी था। हमने कहा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो 75% ऑफ ईसीएफ बनाता है और प्लाज्मा 25% ऑफ ईसीएफ बनाता है। बाकी सारा हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। भाई इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या था? ये वाटर इनसाइड द सेल्स वाज लिटरली फ्लूइड इनसाइड द सेल्स, ठीक है। और फिर अब जो हमारा प्लाज्मा है ना, ठीक है,
प्लाज्मा की मजे की बात यह है कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं। हम किसको मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं सोडियम को, क्लोराइड को और हाइड्रोजन कार्बोनेट को। मेनी नेगेटिव आयंस आर नॉट मेजर्ड, दोज हिडन आयंस क्रिएट द एनायन गैप। ठीक है, वी मेजर द सोडियम and we measure the chloride and we measure the hydrogen carbonate. And a lot of the negative ions are not measured. Those hidden ions that we are not measuring basically create an anion gap. ठीक है, हमने बोला था ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है? इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कुछ एल्ब्यूमिन भी होता है। एल्ब्यूमिन भी नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना? इसीलिए वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से डेवलप होंगे, वो भी नेगेटिव है। एनीवेज, तो हमने बोला कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, एटीपी। और हमने बोला एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एल्ब्यूमिन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनायंस हैं जिनको मेजर नहीं कर रहे, तो वो क्रिएट करते हैं हिडन एनायन गैप। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि एनायन गैप का, जो यहाँ पे उस बेचारे ने लिखा हुआ है, उसने कहा है कि सोडियम को तुम माइनस करो एक किस चीज से? पहले क्लोराइड लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें ऐड करो और फिर सोडियम से इसको माइनस करो। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एन आयन गैप इज 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये देखो, नॉर्मल इज 8 to 12। 8 to 12 से ज्यादा हो गया तो ये इंक्रीज हो गया, 8 to 12 है तो नॉर्मल आयन गैप है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ना, हम चेक करते हैं हमारा एन आयन गैप क्या है। ठीक है, नाउ व्हाई डज anion gap increase? कभी कभी anion gap बढ़ क्यों जाता है? If extra acid enters the blood like lactic acid, keto acids, toxins, their unmeasured anions accumulate. ठीक है, bicarbonate is consumed, buffering those acids, so hydrogen carbonate falls, राइट? आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉलिंग, राइट? तो व्हेन एक्स्ट्रा एसिड इज entering the body, bicarbonate is consumed, buffering those acids, and hydrogen carbonate falls, but the new unmeasured ions replace it. The measured gap widens, bicarbonate disappears, and hidden acids appear. A high anion gap metabolic acid is seen. ये जो हमने मड पायल्स की कंडीशन पढ़ी है ना, इसमें मेथनॉल बेसिकली फॉर्मिक एसिड है, यूरीमिया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, आयरन टैबलेट्स या फिर आइसोनाइजिड, और लैक्टिक एसिडोसिस और इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज आल्सो ऑक्सैलिक एसिड, सैलिसाइलेट्स। लेट लेट मैंने कहा था ना, अर्ली में तुम्हें सैलिसाइलेट्स में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस मिलेगा, लेकिन लेट में एसिडोसिस मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी ये एसिडोसिस वाली चीजें हैं ना, एग्जाम वालों को पसंद होती हैं। हाई आयन गैप आपको मिलेगा लैक्टिक एसिडोसिस में, मेथनॉल में, इथाइलिन ग्लाइकॉल में, सारी एसिडिक चीजों में। और नॉर्मल आयन गैप मिलेगा तुम्हें मेटाबॉलिक वाली चीजों में। नॉर्मल आयन गैप मिलेगा मेटाबॉलिक, ट्रू ट्रू मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तुम्हें नॉर्मल आयन गैप मिलेगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं? हाइपर एलिमेंटेशन या हाइपर क्लोरीमिया, ठीक है, एडिसन डिजीज में, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में, डायरिया में, एजिटाजोलामाइड में, स्पाइरोनोलैक्टोन में, सेलाइन इन्फ्यूजन में। एजिटाजोलामाइड हमने अभी पढ़ा था ना, हमने आई थिंक कल ही पढ़ा था एजिटाजोलामाइड। एजिटाजोलामाइड बेसिकली क्या कर रहा था? किसी को याद है एजिटाजोलामाइड क्या? एजिटाजोलामाइड बेसिकली, जो हमारी सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल थी ना, उस पे एजिटाजोलामाइड जो है वो H2CO3 को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनने से रोक रहा था, राइट? तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस को मिलके बनने नहीं दे रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस अंदर चला जाए, वो नहीं बनने दे रहा था। तो एजिटाजोलामाइड इसको रोकता है। एजिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस को रोकता है। इट्स अ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इज लॉस्ट इन द यूरिन। सिंस इट्स लॉस्ट इन द यूरिन, तो आपके पास यू गेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, because the azithromycin makes this hydrogen carbonate lost in the urine. ठीक है, इट्स मेकिंग द हाइड्रोजन कार्बोनेट लॉस्ट इन द यूरिन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या कर रहा था? स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेनोन जो थे, ये दोनों आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को रोक रहे थे। ये दोनों एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को रोक रहे थे, राइट? तो बेसिकली वाटर नहीं अंदर आ पा रहा था। ठीक है ना, ये आपको याद है ना, हमने कल पढ़ा था, वाटर नहीं अंदर आ पा रहा था। ठीक है, यू आर लूजिंग द वाटर, राइट? ओके, stop here. Is there anything else I'm supposed to tell you here? So एक तो रिवीजन कर लेते हैं। जब भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया ना, तो आपने पीएच चेक करनी है। अगर लो हुई तो एसिडीमिया हो गया, हाई हुआ तो एल्कलोसिस हो गया। फिर आपने प्राइमरी डिसऑर्डर ढूंढने हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है या हाइड्रोजन कार्बोनेटिव नॉर्मल है। हमने नॉर्मल देखा है ना कि नॉर्मल हाइड्रोजन कार्बोनेट 24 है, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, फर्स्ट प्रेशर कार्बन 40 है। ठीक है, तो जब ये 44 से ज्यादा हुए तो हमें पता है रेस्पिरेटरी है, 36 से कम हुए हमें पता है
रेस्पिरेटरी यहाँ पे 44 से ज्यादा थी तो एसिडोसिस था, यहाँ पे अल्कलोसिस हो गया। ठीक हो गया। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड से तुम एसिड याद रखो। तो एसिड जो है वो जब ज्यादा है तो एसिडोसिस है, एसिड कम है तो अल्कलोसिस है। हाइड्रोजन कार्बोनेट से तुम बेस या अल्कलोसिस याद रखो। तो जब अल्कलाइन जो है वो ज्यादा है तो अल्कलोसिस है, जब अल्कलाइन कम है तो वो क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट कम है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। जब भी मेटाबॉलिक की बात करेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करेंगे, जब भी लंग्स की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी की बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है। चेक इफ कॉम्पनसेशन फिट्स। जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, आप उसे चेक करें कि कॉम्पनसेशन फिट कर रही है या नहीं कर रही। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लुक फॉर अप्रोप्रिएट रीनल बाइकार्बोनेट चेंज। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो देखो रीनल बाइकार्बोनेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, देखो हाइपोवेंटिलेशन या हाइपरवेंटिलेशन हो रही है नहीं हो रही, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ठीक हो गया। एंड इफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो फिर चेक द एनायन गैप। 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट लीटर पर लीटर नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है तो तुम्हें पता है कहीं और से एसिड आ रहा है, ये सारी एसिडिक स्टेट से एक्स्ट्रा एसिड आ रहा है।